हेलो एवरीवन, तो स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11 एंड 12। मेरा नाम है विशाल और आगे हम रखते हैं सभी का ख्याल, लेकिन किसका? फिजिक्स का। तो बच्चों फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। काइंडली लाइक दिस सेशन, काइंडली शेयर दिस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इज इन 1 आवर। एक घंटे में बच्चों हम लोग कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, विद ऑल द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और इस सीरीज को अगर फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आप सभी का रिवीजन एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में हो जाएगा। और इसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है, हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसी चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जिसमें कि नियरली 20 क्वेश्चंस रहते हैं और 20 क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड के पीवाईक्यूज और कुछ एनसीईआरटी से रहते हैं। तो इसको फॉलो करो, उस सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज को फॉलो करो और बोर्ड में 95% लेकर के आ जाओ। बस यही करना और कुछ भी नहीं करना। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो लोग मुझे नहीं जानते सो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है विशाल, मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT मंडी। आई हैव बीन अवार्डेड द इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल एंड आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ जेईई एंड नीट फील्ड फ्रॉम लास्ट 2 years। ठीक है बच्चे लोग, तो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं विद द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले कहानी शुरू होती है बच्चे चार्ज से। सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भले थोड़ा सा पढ़े ज़्यादा पढ़े, लेकिन सब कुछ पढ़ने वाले, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, अंदर का गुण होता है, जिसकी वजह से वो बगल में रखे दूसरे चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। ठीक है, तो चार्ज किसी के अंदर की उपस्थित गुण होता है, राइट। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन्स है ना, उनके वजह से जो ये चीजें मतलब उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, तो चार्ज जो होता है बच्चों किसी मटेरियल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से ये 2 टाइप का फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगाता है। सिमिलर टाइप के चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स, और अलग टाइप के मतलब कि सिमिलर टाइप के चार्ज रहेंगे तो क्या रहेगा, रिपल्शन फोर्स। और सेम टाइप के चार्ज रहेगा मतलब अगर अलग अलग टाइप के चार्ज रहेगा तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर यूनिट इसका देखा जाए बच्चों तो कूलम्ब होता है इसका यूनिट, और इसका डायमेंशन देखा जाए तो इसका डायमेंशन होता है AT। डायमेंशन क्या होता है बच्चों, AT, जहाँ A है एम्पियर, T है टाइम के लिए, राइट। चलिए आप सभी को पता होना चाहिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूट्रल भी होता है, तो न्यूट्रल को चार्ज नहीं होता, राइट। तो 2 ही टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जो अपोजिट टाइप के जो चार्ज होते हैं, चाहे प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस, वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और अगर सेम टाइप के चार्ज रहते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, वो रिपल्सन लगाते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। उसके बाद आता है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कभी भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चार्ज को जो ट्रांसफर होगा, दैट transfer will be in the form of any, right? What is E here sir? E is the minimum possible charge that can ever exist on this universe। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज होता है, जिससे कम चार्ज इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कभी भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक होल नंबर में होगा, राइट। एक इंटीजर में होगा, समझ में आ रहा? एक इंटीजर में होगा, क्लियर है, समझ गए? ठीक है, अगर ऐसा बोले कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन कट करके नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, राइट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होने वाला है वो एनी फॉर्म में होने वाला है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज N हो जाएगा। तो भैया टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, दैट विल बी Q। ठीक है, दैट विल बी Q हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं बच्चों एलिमेंट्री चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज, क्योंकि इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सभी को बोला जाए कि भैया बताइए 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम्ब चार्ज क्या पॉसिबल है, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? तो देखो जरा, आप ये चार्ज है Q के बराबर दे रखा है, और Q इक्वल टू आप सभी को पता है N ही होता है, राइट। Q कितना हो गया बच्चों, 4.8 × 10⁻⁻20 दे रखा है, इज इक्वल टू N इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 से ये 4 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻19, 10⁻⁻20 एंड 10⁻⁻1 आ जाएगा। यानी कि n इज इक्वल टू आ गया भाई 0.3। n इज इक्वल टू 0.3, तो इस रूल का कंट्राडिक्शन हो गया, क्वांटाइजेशन का कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि n एक हमेशा इंटीजर हो सकता है, राइट। 0 1 2 3, लेकिन आपका n जो आ रहा है वो 0.3 आ रहा है, तो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है, इतना चार्ज हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन माय बच्चे? ठीक है,
माय स्टूडेंट्स एवरीथिंग क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री चार्ज? हाउ कैन वी नो दैट इफ द चार्ज इज पॉसिबल और नॉट? यू नीड टू कंपेयर विद द q इज इक्वल टू n. फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. इफ द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग टू बी एन इंटीजर देन दैट चार्ज इज पॉसिबल, राइट? क्लियर है? चलो आगे चलते हम लोग बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हमने चार्ज की पहली प्रॉपर्टी देख ली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दूसरी प्रॉपर्टी देख लिया क्या, क्वांटाइजेशन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसका एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एक्चुअली चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन टू एड इट, राइट? इट मीन्स दैट वॉट एवर द चार्ज इज गिवन टू यू जस्ट डायरेक्टली एड टू देम, ठीक है? मतलब अगर आपको 2 कूलम दिया, 3 कूलम दिया, कितना हो गया? 5 कूलम। किसी ने आपसे 3 कूलम ले लिया, कितना बचा? 2 कूलम, बस। क्लियर है? तो सिंपली भाई क्या करना है, दिस इज द अलजेब्रिक सम, है ना? तो क्या कर देना है, किसी भी चार्ज, अगर किसी भी मटेरियल को अगर चार्ज दिया जाता है तो व्हाट एवर द चार्ज इज अवेलेबल ऑन दैट बॉडी विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ व्हाट एवर द चार्ज इज कमिंग एंड गोइंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो जितना प्लस चार्ज है, जितना माइनस चार्ज है, सबको घटा जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जैसे कि नंबर ऑफ जो कि पॉजिटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इंटू ई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है ना? कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज इसके ऊपर अवेलेबल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इट मीन्स दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट? हियर यू कैन सी on the first body we have 1 2 3 4 5 electrons and 3 protons, यानी कि we have -2 electrons, राइट? क्योंकि 3 पॉजिटिव से 3 निगेटिव, तो क्या बचे? कितने? 2 निगेटिव बचा। और यहाँ देख सकते हो बच्चों 3 प्रोटॉन्स है और एक क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें और इस पर निगेटिव चार्ज होगा। अगर इन दोनों को मैच करा दो, इन दोनों को टच करा दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को टच कराने के बाद क्या होगा, इस पे और इस पे -2 +2, यानी क्या हो जाएगा, इसको देखो, इसको चार्ज की, इसके पास चार्ज एक्सेस में है और इसके पास चार्ज की आवश्यकता है, प्लस चार्ज, राइट? तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब सिमिलरली अगर देखा जाए तो अगर देखो तो -2 इलेक्ट्रॉन +2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 0, यानी कि सॉरी डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा सर 0 0, राइट? तो दोनों के ऊपर फाइनल जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, राइट? यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में था ये यहाँ पे चला जाएगा और ताकि दोनों जाकर हो जाएंगे बैलेंस, राइट? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है? चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। नाउ वी हैव सीन दैट द चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। नाउ व्हाट आर द मेथड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, राइट? सॉरी ट्रांसफर द चार्ज, राइट? है ना? तो देखो यहाँ पे अपने पास 3 तरीके हैं। एक तो कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं, चार्ज कैसे उत्पन्न करना है उसके ऊपर, राइट? उसके द्वारा इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं और तीसरा फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्टर्स केवल और केवल, सॉरी चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन केवल और केवल कंडक्टर्स के लिए अवेलेबल है। किसके लिए अवेलेबल है? कंडक्टर्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों पे काम कर सकता है, ठीक है? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों जगह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला टॉपिक, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ये होता है बच्चों कि हम लोग टच करा रहे हैं, लिटरली में वी आर गोइंग टू टच 2 बॉडीज, राइट? सपोज हियर वी हैव अ रॉड and here we have a solid sphere, right? Now what will we do, 1 charge and 1 neutral body। देखो यहाँ पे अपने पास एक चार्ज बॉडी है जिसके पास +3 पॉजिटिव में 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है, राइट? क्या ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। नाउ हमने क्या किया, इसको टच करा दिया, इसको क्या कर दिया बच्चों, हमने इसको कांटेक्ट मिला दिया, टच करा दिया, तो क्या होगा कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझे? जिससे क्या देखो 3 प्रोटॉन थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसके पास क्या बचा, प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बचा होगा। और यहाँ देखो, यहाँ हो गया 5 और 3, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके ऊपर चार्ज बचा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर तुम टोटल चार्ज को देखोगे तो टोटल चार्ज कंजर्व ही रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि देखो शुरुआत में कितना चार्ज है सर, शुरुआत में इस पर तो 0 है, इस पर कितना है +3 ही, तो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो गया +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और लास्टली देखो इस पर टोटल चार्ज कितना,
ई, इसमें चार्ज कितना 2 ही, तो 2 ही और ई कितना होगा 3 ही है ना। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी फॉलो होता है, याद रखना। तो चार्ज तो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया इधर से उधर, राइट, चार्ज तो ट्रांसफर हो गया, बट अपना जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था वो भी फॉलो हुआ। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन का सिंपल मतलब ये है सर कि हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट मिला देते हैं। नाउ चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट वन बॉडी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अनदर बॉडी, राइट, हियर वी आर गोइंग टू डू दैट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास एक चार्ज बॉडी है और दूसरा न्यूट्रल बॉडी है, ठीक। हमने क्या किया कि इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक लाया, इस चार्ज बॉडी को क्या लिया, इसके नज़दीक लाया। अब देखो इस पे क्या है बच्चों, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो वट एवर द निगेटिव चार्ज इज देयर इन दिस सॉलिड स्फीयर दैट विल कम टुवर्ड दिस साइड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितने भी इसमें निगेटिव चार्ज थे वो क्या हो जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, राइट। और रिपल्शन की वजह से जितने भी प्लस चार्ज थे ये इस साइड में आकर के जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके वजह से तुम लोग देख सकते हो कि इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक थोड़े से देर के लिए जब तक ये चार्ज यहाँ पे है, थोड़ी देर के लिए इधर वाला साइड और इधर वाला साइड क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। लेकिन अभी तक इसमें टोटल चार्ज देखा जाए तो ये न्यूट्रल ही है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, न्यूट्रल ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाला पोर्शन है जिधर पॉजिटिव चार्ज आ गए इसको हमने क्या दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने के बाद क्या होगा बच्चों, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज हट गया, अब तो जो निगेटिव चार्ज हो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फैल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको चार्जिंग, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे खेल था इंडक्शन का जिसमें हमने इसको टच नहीं कराया, बस ड्यू टू द रिपल्शन एंड द अट्रैक्शन क्या होते हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जो भी पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा इधर आया उसको हमने क्या कर दिया, इधर ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो ज़्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि फटाक से सेशन को हम लोग कंप्लीट भी करना है 1 घंटे में। चलिए हमने देखा चार्जिंग बाई कंडक्शन में बच्चों एक्चुअल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, फिर इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, राइट। इंडक्शन में हमने देखा कि एक्चुअल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने ग्राउंडेड किया था। और इनिशियल चार्ज बॉडी कैन बी एन इंसुलेटर बट द न्यूट्रल बॉडी शुड बी अ कंडक्टर, है ना। तो शुरुआत वाला जो बॉडी जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट मिला रहे थे वो कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, बस उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, राइट। बाकी हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग कंडक्टर भी ले सकते हैं, न्यूट्रल ये भी ले सकते हैं, इंसुलेटर भी ले सकते हैं। देखो हमारे पास इंसुलेटर है, यहाँ पे सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, अब एक ग्लास है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है और ग्लास है। जब इसको हम लोग रब करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होता है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, नेट चार्ज जो होता है सिल्क क्लॉथ के ऊपर निगेटिव आ जाता है और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये होता है, ये फ्रिक्शन जो होता है, ये जनरली हम लोग इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए यूज करते हैं और इसमें हीट जो जनरेट होता है रगड़ने से, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं और ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हैं भाई। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला कि जब कभी भी आपके पास 2 पॉइंट चार्ज रहेंगे, जब कभी भी आपके पास 2 पॉइंट चार्ज रहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मींस दैट द डायमीटर ऑफ द चार्जेज इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब कभी 2 पॉइंट चार्ज को आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते हो तो उस कंडीशन में इन दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स कैन बी आइदर ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ रिपल्सन, राइट, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। नाउ here we have q1 q2, so he told that whatever the force is acting between these 2 charges will be proportional to the multiplication of the both charges and proportional to the inversely मतलब proportional to the 1/r square, मीन्स दैट डिस्टेंस जो है इनके बीच का उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसको मिला देते हैं तो आपका आ जाता है बच्चों F = k q1 q2 r स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अभी जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड होता है बराबर क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर, दोनों के लिए चार्ज बराबर, राइट। यू कैन सी दैट, है ना, जो फोर्स है q1 q2 r स्क्वायर, इसके लिए चाहे इसके लिए, दोनों के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है, q1 q2 r स्क्वायर दोनों के लिए सेम ही है ना। और न्यूटन के थर्ड लॉ से भी आप सभी को पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया जाता है, डायरेक्शन अलग होती है ना, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, ठीक है, याद रखना। नाउ तो इसका अगर वेरिएशन देखा जाए बच्चों तो आप देख सकते हैं जो फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। अगर आपका आर है, मान लीजिए अगर आर पे लगने वाला फोर्स 16 F है ना, तो अगर आपने डिस्टेंस को अगर बच्चों डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया 2 दूना 4, यानी कि जो फोर्स हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। तो यू कैन सी द फोर्स इज 1/4, राइट।
ठीक है, तो इस तरीके से ये वैरी करता है। नाउ विल टॉक अबाउट द परमिटिविटी। व्हाट इज द परमिटिविटी? इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करता है उनके बीच के मीडियम पे। वो मीडियम की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों परमिटिविटी, राइट। जैसे कि Q1 Q2 इनके बीच है वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम है, तो ये जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट के हम लोग कहते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम का परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू आप सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है, याद रहेगा। चलो नाउ अगर हमारे पास कोई मीडियम आ जाता है बच्चा लोग, क्या आ जाता है, कोई मीडियम आ जाता है, मतलब कुछ हमने इसके बीच में कुछ मीडियम रख दिया, हवा रख दिया, तेल रख दिया, पानी रख दिया, तो उस कंडीशन में अपने पास जो एप्सिलॉन नॉट रहता है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, अपने पास आ जाता है एप्सिलॉन आर। क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर आ जाता है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, मतलब एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाता है, एप्सिलॉन आर आ जाता है, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को ही हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मतलब जो भी मीडियम रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप सभी को दिया रहेगा। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। मीडियम का एप्सिलॉन डिवाइड बाई वैक्यूम का, है ना, ये यूनिट लेस होता है। और रिलेटिव परमिटिव वैक्यूम के लिए देखा जाए तो 1 होता है, क्योंकि वैक्यूम के लिए बस एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी अदर मटेरियल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, याद रखना 1 से ज़्यादा होती है, क्लियर है। चलो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट डज दिस रूल से? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में अगर आपने बहुत सारे चार्ज रख दिया तो सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, सारे चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, राइट। तो जो भी इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स जो होगा इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब कि डायरेक्शन के साथ सारे फोर्सेस को जोड़ दीजिए और दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, राइट। हियर यू कैन सी वी हैव द चार्ज Q0 and in the surrounding of this charge Q0 we have Q1 Q2 Q3 dot 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 Qn, right. And due to all these n charges the Q0 is force, Q0 is feeling some net force that is F net, दैट इज एपनेट हियर, ठीक है। ये एपनेट लग रहा है तो भैया इसके वजह से कुछ फोर्स आ रहा होगा, इसके वजह से कुछ फोर्स आ रहा होगा, इसके वजह से कुछ फोर्स आ रहा होगा, सारे फोर्सेस को आप डायरेक्शन के साथ जोड़ दीजिए, राइट। तो उस कंडीशन में जो एपनेट निकलेगा हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn डॉट 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 क्या वेक्टर के साथ जोड़ देना है, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें 2 चार्ज लेते हैं और इसके लिए रिजल्टेंट 2 फोर्स लेते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग कैसे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट, ठीक है भाई। चलो अब इसके ऊपर जो सवाल है उस सवाल को हम लोग करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में। अदरवाइज अगर ग्रेट डिटेल में भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द JMADG और NetMADG चैनल ऑफ द वेदांतु, वी कैन फाइंड माय चैनल हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। वी हैव सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन देयर, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पे जो बच्चे करना क्या है, अपने को 2 फोर्स के बीच रिजल्टेंट जो फार्मूला लगता है ये फार्मूला लगता है, याद रखिएगा, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसमें हम लोग सवाल को नहीं करने वाले हैं, सवाल को हम लोग करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में, ठीक है। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा एरिया, किसी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा एरिया जिसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकता है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल, इसके चारों तरफ का देखो एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे नजदीक वाला जो एरिया बहुत ही डेंस है, मतलब देख सकते हो कलर उसका बहुत डार्क है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कलर दिख रहा है आप सभी को, मैंने जो बना रखा है ये क्या है, इस लाइट कलर होते जा रहा है, मतलब कि इंटेंसिटी जो होती है बच्चों घटती जा रही है, राइट। तो यानी कि अगर ये जो बॉडी यहाँ पे होगा, मतलब जो चार्ज यहाँ पे होगा और जो चार्ज यहाँ पे होगा, तो भैया इसको ज़्यादा फोर्स महसूस होगा एज कम्पेयर टू हियर, राइट। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में हुआ एरिया जिसके जहां में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स को फील करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं बच्चों कुछ इस टाइप से होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, मीन्स दैट दीज आर अनयूनिफॉर्म। क्या होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, राइट। डिस्टेंस बदलने के साथ साथ आपका जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चेंज होते रहता है, राइट। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं, फील्ड लाइंस क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं। और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होते हैं वो रेडियली इनवर्ड होते हैं। किधर होते हैं बच्चों, रेडियली इनवर्ड जाते हैं, ठीक। चलो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है उसके बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है। तो भैया देखो जरा यहाँ पे अपने पास है क्या, अपने पास है भैया एक पॉइंट चार्ज,
ठीक, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ आप सभी को पता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगे। इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे रखा है चार्ज Q0, इसको कुछ ना कुछ फोर्स महसूस होगा कि नहीं होगा, होगा महसूस फोर्स होगा। वो फोर्स कितना महसूस होगा, दैट फोर्स विल बी सर K Q इंटू Q0 डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये हो जाता है, अगर हम लोग फोर्स बाई Q0 करें, फोर्स बाई Q0 करें तो यही होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वट एवर द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, है ना, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं, राइट। तो ये हो जाता है बस KQ बाई r स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, राइट है। अगर इसको आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। तो द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है ना। देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर द पॉजिटिव सोर्स एंड रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव सोर्स, और इसकी वैल्यू दे रखी होती है इस टाइप से। तो इज इक्वल टू याद रखना है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, इसका यूनिट देखो फोर्स पर चार्ज यानी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डायमेंशन ये होता है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, निकाल लेना, ठीक है। चलो नाउ इसका वेरिएशन देखा जाए तो इसका भी वेरिएशन सेम टू सेम होता है जिस तरीके से फोर्स का वेरिएशन होता है। फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो वेरिएशन कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, समझ गए। चलो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज वेरी थ्रू द v इज इक्वल टू मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज आल्सो अप्लाइड हियर, राइट। कि क्या होता है बच्चों कि अगर आप सभी के एक पॉइंट है, आप सभी के पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में हमने मल्टीपल चार्जेस रखे हैं। इस मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे वो कितना होगा। तो भैया क्या करना है, जितने भी सराउंडिंग में चार्ज रखे हुए हैं जैसे Q1 हो गया, Q2, Q3, Q4, सबके वजह से आप लोग निकाल लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली मतलब वेक्टर के साथ जोड़ दीजिए, मतलब डायरेक्शन के साथ जोड़ दीजिए, राइट। तो जैसे ये Q1 है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो E1 बाहर की ओर, Q2 निगेटिव है, निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है यानी कि चार्ज की ओर होगा, राइट। E2 हो गया, ये होगा Q3 पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, N है तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लो कितने कितने डिस्टेंस पे है और राइट, और सबका जो देख लो कितना कितना एंगल पे है और सभी का कंपोनेंट करके, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करके जोड़ लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा। चलो तो ये होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो सेम टू सेम जिस तरीके से फोर्स के लिए सुपरपोजिशन होता है सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज है, उसके उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो यार अपने पास है क्या कह रहा है कि देयर आर 2 लाइक चार्जेस, Q1 और Q2 लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव हैं, राइट। वो L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, फाइंड द पॉइंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर E नेट इज 0, राइट। तो कह रहा है कि ये बच्चों इस लाइन पे बताइए कि वह कौन सा पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है, राइट। तो अपने पास देखो 3 रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। तीनों में से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो कहाँ पे होगा जरा देखना ध्यान से। अगर मैं बीच की बात करता हूँ, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है अपोजिट डायरेक्शन में, किधर है भाई अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच कभी ना कभी तो 0 जरूर हो जाएगा, है ना। कभी ना कभी ऐसा वैल्यू जरूर आने वाला है जहाँ पे ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा और दोनों घट करके 0 हो जाएंगे, राइट। अगर मैं इधर बात करता हूँ, इधर देखो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर पॉजिटिव है ना भाई, पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर होता है, और Q2 की वजह से वो भी पॉजिटिव, उसकी वजह से भी बाहर, यानी दोनों बाहर। भैया दोनों सेम डायरेक्शन, कभी 0 होगा क्या, कभी 0 नहीं होगा, जुड़ जाएगा। अगर इधर बात कीजिए, इधर क्या हो जाएगा Q2 की वजह से इधर और Q1 की वजह से भी इधर होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी जुड़ जाएंगे, कभी 0 होना संभव नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होने वाला बच्चों कहाँ 0 होगा, इनके बीच में होगा। और अगर Q1 और Q2 में अगर Q1 छोटा है, Q1 अगर छोटा है तो Q1 के नज़दीक होने वाला, राइट। तो ये कितना होने वाली है मैंने बता दिया है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वो 0 कहाँ हो सकता है, बीच में 0 हो सकता है, साइड उधर चाहे इधर 0 होना पॉसिबल नहीं है। चाहे अगर दोनों सिमिलर टाइप के चार्ज रहे, तब दोनों सिमिलर टाइप के चार्ज है, चाहे निगेटिव कर लो चाहे पॉजिटिव कर लो, राइट। तो हमने मान लिया कि इससे
Q1 से x दूरी पर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो क्या करना है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को बराबर कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा x का मान, राइट। तो क्या कर देंगे, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के Q2 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए भैया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा अंडर रूट Q1 डिवाइड बाई अंडर रूट Q2 प्लस Q1 इंटू एल। अरे आया समझ में, आया समझ में। और जो एक्स है याद रखना, ये एक्स जो है छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस होता है, राइट। चलो नाउ विल टॉक अबाउट, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज। अब इसी तरीके से आप सभी के लिए यहाँ पे एक चीज़ होमवर्क में रहने वाला है। होमवर्क में क्या रहने वाला है कि सर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा और उसके लिए फार्मूला डिराइव करके लाना है। करोगे, करोगे, चलो सिमिलरली इसी तरीके से कर देना। नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर है। यानी कि अगर ये ऐसा एक रीजन है जहाँ पे अगर मैं देखूँ इस सी पर, ए पर, चाहे बी पर, हर जगह जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है बच्चों, बराबर है, राइट। तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है और इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, यूनिक होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसको हम लोग दिखाते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से दिखाते हैं जो कि इक्वली स्पेस्ड होते हैं। इक्वली स्पेस यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर रहती है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें अगर किसी चार्ज को अगर आपने रख दिया, इसमें अगर किसी चार्ज को रख दिया आपने, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपन में चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। याद रखना ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, बहुत बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर देता है ये फार्मूला। F इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब आपने क्या कर दिया कि आपने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। देखो अगर आप इसको पैरेलली प्रोजेक्ट करते हो, अगर किसी चार्ज को आपने इसके पैरेलली प्रोजेक्ट किया, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन प्रोजेक्ट किया तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अगर आपने इधर प्रोजेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आपने प्रोजेक्ट किया इधर, तो कभी ना कभी जाकर के रुक जाएगा। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले किधर, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करने वाले, राइट। इसका मतलब ये देखो कि अपना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दो प्लेट्स हैं, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो पैरेलल लाइन से दिखाया गया है। अब आप लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और आप लोग देखो प्रोजेक्ट कर रहे हो किधर, इधर इस डायरेक्शन में। तो क्या है बच्चों, 90 डिग्री के एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया आपने। देखो अगर इसको आपने, एक चार्ज है जिसका चार्ज Q है, जिसका मास m है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज Q है, मास m, इसको अगर आपने v0 स्पीड से अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो होगा क्या, इसके ऊपर बच्चों फोर्स लगेगा, किधर की ओर फोर्स लगेगा सर, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अगर ये मान लीजिए हमारा जो चार्ज है वो निगेटिव है, देखो माइनस बनाया था, चार्ज क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इस ऊपर की ओर फोर्स लगने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये इस पाथ में चलने लगेगा, राइट, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, इधर है ना, तो ऊपर क्यों चलेगा, इधर जाकर के बच्चों ये कहीं ना कहीं जाकर प्लेट से टकरा जाएगा, प्लेट से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। यानी कि यू कैन सी दैट द डिस्चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन x अलोंग y डायरेक्शन, x और y दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लियर है। तो कितना मूव किया वही अपने को निकालना है, y में कितना मूव किया, अर्थात ये कहाँ पर जाकर के इसके प्लेट से टकराएगा वो निकालना है। तो देखो अपने पास दो टाइप का मोशन हो गया, दोनों डायमेंशन में मोशन हो रहा है x और y में। तो x एक्सिस की बात किया जाए तो x एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स इज इन y डायरेक्शन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और शुरुआत में आपने इनिशियल वेलोसिटी v0 से आपने फेंका था और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, x डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x डायरेक्शन में x, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो गया v0t प्लस एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, तो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू आ गया x अपॉन में v0, राइट। यानी कि इसको, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा दैट इज x अपॉन में v0, इतना टाइम लगा, राइट। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, y डायरेक्शन की बात की जाए तो y में देखो अपने पास एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों qv अपॉन में m, 4 से qv, उसमें मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और शुरुआत में y में हमने स्पीड नहीं दिया था, हमने x में फेंका था, राइट। तो और आप इसने किधर चला गया, ये y में चला गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट हो गया y, तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई मतलब क्या, y,
यू वाई 0 हो जाएगा, हाफ ए वाई हो गया ये इंटू टाइम एक्स अपॉन में वी नॉट रख दो। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो वाई का इक्वेशन आता है हाफ क्यू बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन में वी नॉट स्क्वायर। इसका मतलब है वाई एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट दिस पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये डेरिवेशन बहुत काम का है भाई, याद कर लेना यार, बहुत जरूरी चीज़ है। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? चलिए, तो याद रखना इस टाइप के डेरिवेशन काम के रहते हैं, बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों की फाइनल स्पीड की बात करते हैं, फाइनल स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा इसके पास अब दोनों कंपोनेंट है, y और x दोनों है। तो x में देखो कोई चेंज नहीं होने वाला, तो जो आपने शुरुआत में फेंका था वही फाइनल वेलोसिटी रहने वाला है x में, क्योंकि x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन y में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, सॉरी y में जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टू टी। यू वाई शून्य, ए वाई की वैल्यू क्यू वाई एम इंटू टाइम का वैल्यू एक्स अपॉन वी नॉट, तो हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है भाई। चलो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। नाउ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यू कैन सी दैट अपने पास एक एक्स कंपोनेंट आ गया कितना वी नॉट, और वाई कंपोनेंट आ गया भाई कितना क्यू ई बाई एम इंटू एक्स बाई कितना था वी नॉट था। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या भाई, अपने पास हो गया ये y कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, तो इनका दोनों को नेट निकाल लेंगे कैसे, वी नेट हो जाएगा सर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग नेट स्पीड निकाल सकते हैं, कितना नेट स्पीड रहने वाला है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? चल अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एवरीवन इज रेडी फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल? सभी लोग तैयार हैं? चलिए भाई, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि दो बराबर और अपोजिट चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे रहते हैं, और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना, दो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, दो बराबर चार्ज है क्यू माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है एल एल। ठीक है, क्लियर है? तीन डिस्टेंस सेपरेटेड हैं, और ये हो जाएगा, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों की, वन ऑफ द चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, क्योंकि बीच का डिस्टेंस कितना 2L है। अगर बीच का डिस्टेंस अगर कभी कभी D दिया रहता है तो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा, Q इंटू डी हो जाएगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, और इसका डायरेक्शन याद रखना, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज Q इंटू लंबाई यानी कुलम्ब मीटर, कितना हो जाएगा, कुलम्ब मीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे। नाउ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो देखो यार, ये है माइनस चार्ज, ये है प्लस चार्ज, इससे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट s है, यहाँ पे अपने को निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे अपने पास पॉइंट s है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ सर। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सर, ये होता है 2p बाई आर क्यूब, k इंटू 2p बाई आर क्यूब। अरे होता है क्या, r मतलब अगर डिस्टेंस x है तो x लिख दो, कितना हो जाएगा k इंटू 2p बाई एक्स क्यूब, जहाँ p क्या है बच्चा लोग, p इज द डाइपोल मोमेंट सर, p इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डिराइव करने आता है क्या सभी को, फटाक से देखो। चलिए, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर की ओर, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर की ओर, राइट। प्लस और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो जरा सर, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, k चार्ज है q, अब बीच का डिस्टेंस सर हो जाएगा x माइनस एल। भाई यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखो ना, कितना हो जाएगा, ये पूरा x में से l घटा दो, x माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस चार्ज की वजह से जरा बताना, ये हो जाएगा k q बाई बीच का डिस्टेंस x प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब तुम देख सकते हो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, दोनों अपोजिट में है, तो दोनों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, प्लस में से माइनस को हटा दीजिए, प्लस में से माइनस को हटा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा के क्यू, बाहर ले लो, ये हो जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, और एल स्क्वायर को अगर आप लोग नेगलेक्ट कर दो, जीरो के बराबर कर दो सॉल्व करने के बाद, तो आपका फॉर्मूला यही आ जाता है। क्लियर है? यही आ जाता है कि नहीं आ जाता? सर आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, उस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं
ये अपने पास क्या है भाई, ये अपने पास एक डाइपोल है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे पॉइंट S है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो सर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बाहर की ओर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, राइट। चलिए तो आपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल लो जरा। E1 की वैल्यू निकालो, E1 कितना हो जाएगा KQ बाई बीच का डिस्टेंस R²। E2 बताओ, E2 हो जाएगा सर KQ बाई बीच का डिस्टेंस, ये भी तो आ रही है, तो ये हो जाएगा KQ बाई R², राइट। यानी कि देखो E1 और E2 दोनों की वैल्यू देखो बराबर है भाई, E1 E2 दोनों की वैल्यू बराबर। मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ इसको E बोल देता हूँ, राइट। तो आपने को क्या चाहिए, आपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके से आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा, राइट। तो कितना हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट लो तो ये हो जाएगा सर E2 cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर लो तो भैया ये हो जाएगा प्लस में, देखो E1 के इधर कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर E2 sin थीटा, क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। यानी E1 sin थीटा नीचे, E2 sin थीटा ऊपर, और आप सभी को पता है E1 E2 बराबर है, तो भैया बराबर फोर्स अपोजिट में लग रहा है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट इधर वाला देखा जाए तो ये E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, राइट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बेसिकली वी कैन राइट इट एट 2E cos थीटा, क्या हो जाएगा 2E cos थीटा, राइट। चलो लिखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाई R² इंटू cos थीटा भाई, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया L, हाइपोटेनस हो गया R, ठीक है, तो हो जाएगा L बाई R, राइट है। तो हो जाएगा देखो क्या हो गया Q इन 2QL क्या हो जाएगा, 2QL क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो हो जाएगा सर KP बाय ये हो गया R कितना हो जाएगा R³, R कितना हो जाएगा R³ हो गया। नाउ अभी ये R क्या है भाई, ये R है ये वाला डिस्टेंस, बेसिकली दिस इज व्हाट x² प्लस L² की पावर, है ना, ये हो जाएगा, मतलब ये दिस इज बेसिकली योर R², ठीक है। R² की वैल्यू कितनी x² प्लस L², तो R³ कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा बच्चा लोग बताओ जरा, R³ कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा सर x² प्लस L² की पावर 3/2, कितना हो जाएगा पावर 3/2 हो जाएगा, और L² अपना नेगलेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x³ हो जाएगा, राइट। तो ये बराबर में x³ भी हो जाएगा, तो यही डेरिवेशन आता है, आप सभी लोग याद रखेंगे, है ना। तो KP बाई में x³ आता है, और वहाँ पे KP बाई 2 KP बाई x³ आता था, ठीक है, याद रहेगा, कर सकते हैं डेरिवेशन इस टाइप से। चलो आगे चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि ये कंपोनेंट वगैरह देख लेते हैं हम लोग, तो ये cos थीटा हो गया, E sin थीटा कैंसिल आउट, और इनको जोड़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे जो डायरेक्शन हुआ बच्चों, जरा डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, इधर की ओर आया, और डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है सर माइनस से प्लस इधर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नाउ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चा लोग, है ना, तो आप सभी को पता है अगर डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल मतलब माइनस चार्ज प्लस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE, और माइनस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन अगर आप सेंटर से देखेंगे इसके ऊपर अगर आप बैठ जाइए और इसको अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों ये घूमने लगेगा, दिख रहा है, ये क्या होगा घूमने लगेगा, क्योंकि ये फोर्स को इधर घुमाएगा, ये फोर्स को इधर घुमाएगा, राइट। तो ये क्या करेंगे, घूमना शुरू हो जाएंगे। घूम रहा है मतलब घूम क्यों रहा है, मतलब इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा होगा। घूमता कोई भी चीज़ क्यों है सर, ड्यू टू टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है सर, टॉर्क की वैल्यू होती है सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर PE sin थीटा। टाउ की जो वैल्यू आती है सर, दिस इज टाउ की वैल्यू जो होती है PE sin थीटा होती है, क्योंकि फोर्स हो गया अपना QE, फोर्स हो गया क्या अपना QE हो गया, और अपने पास जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लोग देखना चाहे यहाँ से टॉर्क बैलेंस कर लो तो बच्चों अगर ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस 2L है, और ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल अगर अपन ले लेते हैं, अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2L sin थीटा। बोलो भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2L sin थीटा, राइट है। तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा, राइट। तो भैया Q इंटू 2L क्या, Q इंटू 2L P इंटू E इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा PE sin थीटा हो जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर,
P वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क, राइट। तो P क्रॉस E कर देंगे तो आप सभी का निकल जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क को घुमाने में जो कितना कार्य किया जाता है, तो सर दिस इज बेसिकली PE cos θ2 माइनस cos θ1, राइट है। दिस इज द वर्क डन टू मूव द टॉर्क फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है, याद रखिएगा। चलो ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट द बच्चा लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अपन लोग अपन पॉइंट चार्ज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। नाउ विल नॉट टॉक अबाउट द पॉइंट चार्ज, राइट। अब हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक बॉडी रहने वाला है, उसके ऊपर हम लोग चार्ज देंगे, कंडक्टर रहने वाला उसको चार्ज देंगे, तो उसका चार्ज जो है उसके सरफेस पर पूरी तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो चलो, यहाँ पे अपने पास 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक वायर को चार्ज देते हैं तो उसकी लंबाई में फैलेगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक सीट है, एक प्लेन है, उसको चार्ज देंगे तो उसके एरिया में फैलेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। और एक स्फीयर ले लीजिए, उसको चार्ज देंगे तो उसको चार्ज होगा, उसके वॉल्यूम में फैल जाएगा, तो वहाँ पे आता है बच्चों हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 3 टाइप का डेंसिटी होता है, लैम्डा, सिग्मा और रो, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। चलिए, हम लोग बात करते हैं व्हाट इज लैम्डा। तो लैम्डा होता है बच्चों, अगर आपने किसी तार को अगर या फिर रॉड को अगर चार्ज दिया है Q और उसकी लंबाई है L, तो पर यूनिट लंबाई पे कितना चार्ज है, यानी कि लैम्डा जो होता है Q/L होता है। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली अगर आपने किसी चार्ज एक आपने रिंग को चार्ज दिया है, किसको चार्ज दिया है? रिंग को भी चार्ज दिया है ना। तो रिंग को अगर चार्ज दिया तो रिंग जो चार्ज है ये उसकी लंबाई यानी उसकी जो परिधि है, उसका जो सर्कमफेरेंस उसके ऊपर फैल जाएगा, राइट। तो अगेन हियर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर द लेंथ, राइट। तो Q अपॉन में इसका लेंथ कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr, यहाँ पे लैम्डा ये हो जाएगा, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे कि डिस्क ले लो, प्लेट जिसमें खाना खाते हो, ठीक है। अगर उसको चार्ज दोगे तो भैया उसके पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। किसपे फैल जाएगा? सरफेस पे फैल जाएगा। तो जो सिग्मा होगा वो Q अपॉन में πr² होगा। Q अपॉन में क्या होगा? πr² होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q अपॉन में πr², ठीक। सिमिलरली अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग की नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे ही फैलता है। कहाँ फैलता है? तो उसके सरफेस फैलता है, उसके बॉडी में नहीं जाता, तो वॉल्यूम में नहीं जाएगा, उसके सरफेस में रहेगा। और अगर आप स्फीयर की बात कर रहे हो तो ये स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr², राइट। तो यहाँ जो सिग्मा होगा चार्ज और कितने एरिया फैला, तो सर वो 4πr² में फैल रहा है, तो Q अपॉन में 4πr² हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चा लोग? ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज रो? रो मतलब सर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। इसका मतलब ये है इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि अगर आप चार्ज दे रहे हो तो उसके वॉल्यूम में फैलना चाहिए, राइट, उसके वॉल्यूम में फैलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पे जो चार्ज होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, मतलब वहाँ पे जो चार्ज फैलेगा वहाँ पे उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, राइट। जैसे कि चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर गिवन वॉल्यूम, राइट। जैसे कि अपने पास एक चार्ज डिस्क है, अगर आप इसको चार्ज देते हैं, इसको क्या किया आपने? चार्ज दिया। ये चार्ज डिस्क नहीं है, ये सिलेंडर है। मतलब सिंपल सी बात है, डिस्क को क्या करते जाओ, एक मतलब बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखते जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, यानी πr², इसकी लंबाई L है तो L रख दिया। तो Q जो है वो पूरे वॉल्यूम πr²L में फैल रहा है। दिस इज द रो, Q अपॉन में πr²L, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की, कंडक्टिंग स्फीयर को, सॉरी ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मिस्टेक है कुछ, ठीक है। ये क्या बच्चों? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मतलब जो चार्ज अगर देते हैं आप इसको, तो ये चार्ज जो है सरफेस के साथ साथ इसके पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है, सरफेस के साथ साथ पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम की बात करेंगे कि भैया चार्ज आपने क्यों दिया और कितने वॉल्यूम में फैला, तो Q अपॉन में 4/3πr³, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है, ठीक है। चलो, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है बच्चों चार्ज अपॉन में लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन में एरिया, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया अपने पास चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द फ्लक्स।
ठीक है, फ्लक्स की बात करेंगे, गॉस लॉ की बात करेंगे, उसके बाद कुछ गॉस लॉ के बेस पे एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं और फिर जाके अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स जानने से पहले आप सभी को बच्चों समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। व्हाट इज एरिया वेक्टर्स, ठीक है। तो भैया देखो जरा, एरिया वेक्टर मतलब ये होता है कि बेसिकली आप जो भी एरिया ले रहे हैं, जो भी आप लोग एरिया ले रहे हैं, जैसे बोर्ड ले लो, क्या ले लिया बोर्ड, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होने वाला है उसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, बोर्ड का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर कहते हैं। इस बोर्ड का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर अपने पास एक डिस्क है, मान लीजिए इस डिस्क के बाहर की ओर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ए इंटू एन। किसी भी वेक्टर को किस तरीके से दिखाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका ए इंटू डायरेक्शन हो गया इसका एन कैप, या फिर नीचे की ओर दिखाएंगे तो माइनस एन कैप हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैसे होता नहीं है लेकिन एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर द फ्लक्स। द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज अलोंग एन कैप, मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, और जो मैग्नीट्यूड है ये इसका एरिया है और डायरेक्शन जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। और इस फॉर ओपन सरफेस एनी ऑफ द टू नॉर्मल डायरेक्शन कैन बी कंसिडर। और ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस खुले सरफेस के लिए कोई भी डायरेक्शन समझा सकता है, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स 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 क्या होता है, तो फ्लक्स बच्चा दिए गए सरफेस से परपेंडिकुलरली नॉर्मली गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब ये बेसिकली एक नंबर है, एक संख्या है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे गुजर रही हैं। ठीक है, उसको काउंट कर लो, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इंटरसेक्ट अ गिवन एरिया नॉर्मली। तो ये गिवन एरिया है, इससे परपेंडिकुलरली देखो सारे के सारे जो लाइंस है वो गुजर रहे हैं, राइट। तो इनकी जो संख्या होगी दैट विल टेल यू द वैल्यू ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ in a region electric field strength at a particular point is defined as the electric flux per unit area around that point। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लक्स इतना है, इस गिवन पॉइंट पे फ्लक्स इतना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं क्या? तो सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे दिए गए फ्लक्स और कितना एरिया पे वो फ्लक्स गुजर रहा है। भाई फ्लक्स गुजरेगा तो किसी एरिया से गुजरेगा, तो भैया उस फ्लक्स और गुजरने वाला एरिया का रेशियो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फाइव इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया एस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों आप सभी लोग E इज इक्वल टू 5/s आ गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया 5/s आ गया। और अगर देखा जाए तो ये जो फ्लक्स होगा अगर हमारे पास मान लो कि एक तिरछा प्लेन है, ये क्या है बच्चों, अगर हमारे पास एक तिरछा प्लेन है, झुका हुआ प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इससे परपेंडिकुलर गुजरने वाला मतलब क्या, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो आप। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये s cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा s sin थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो अब जो फ्लक्स गुजरेगा, दैट फ्लक्स विल पास थ्रू दिस। ठीक है, भले जो गुजरेगा वो कम गुजरेगा। ठीक है, जो पहले गुजरना चाहिए था उसकी कंपैरिजन कम गुजरेगा, क्योंकि अपने साथ लग गया cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है ना। तो क्या हो जाएगा, जो भी एरिया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, s का जगह ले लीजिए s cos थीटा, जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ES cos थीटा। ES cos थीटा मतलब सर E वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब E और S का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट। तो जो फ्लक्स होता है E वेक्टर और S वेक्टर यानी E वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स की, राइट। पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स क्या होता है, तो देखो यार पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स मतलब ये है कि अगर कोई फ्लक्स उससे निकल करके बाहर जा रहा है, कोई भी फ्लक्स उससे निकल करके क्या हो जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, राइट। तो बाहर की ओर जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की ओर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही है, या फिर ये जो आपने देखा यहाँ पे देखा कि जो E cos थीटा, E डॉट S cos थीटा मतलब ये है कि अगर cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो भैया जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। cos थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, राइट। यहाँ देखो ये इधर कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर है और एस भी इधर है, राइट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो कॉस जो फ्लक्स आएगा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इस डायरेक्शन में है, एस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान -1, तो जो फ्लक्स आएगा वो माइनस में आएगा, राइट। तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा, राइट। तो अगर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में है तो क्या होगा, जो अपना फ्लक्स होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर अपोजिट में है तो क्या होगा, वो हो जाएंगे निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगला एग्जाम्पल देखिए जरा कि देखो जितना यहाँ पे जो गुजरने वाला एंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही है, बट निकल कितनी रही है 2 निकल रही है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है कितना बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। आपका एंटर कर रहा है 4 और निकल रहा है 2, तो भैया एंटर करने वाला निगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला प्लस होता है, तो निगेटिव ज़्यादा है और पॉजिटिव कम है, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा। इस स्फीयर की बात कीजिए तो देखिए 1 2 3 4 लाइन एंटर कर रही है बट निकल रही है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स निकल रही हैं, 4 एंटर करी 7 निकली, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लक्स है वो हमारा पॉजिटिव है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करते हैं फ्लक्स की। तो देखिए अगर हमारे पास बच्चों ओपन सरफेस है, सरफेस अगर हमारा ओपन है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देख सकते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है, देखो क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो एक कर्व शेप में है, कहीं पे डिस्टेंस नज़दीक है, कहीं डिस्टेंस दूर दूर है, और ये कर्व शेप में है। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है पैरेलल लाइन इस तरीके से दिखाया जाता है, बट ये क्या पैरेलल लाइन से क्या नहीं है, इनके बीच का डिस्टेंस घट बढ़ रहा है ना, वो कर्व शेप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने हमने एक सरफेस रख दिया है, राइट है, क्या रख दिया, एक सरफेस रख दिया जिसका एरिया कितना है एस है, ठीक। अब इस एस से निकलने वाला अपने को टोटल फ्लक्स चाहिए, इस एस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए, तो कैसे किया जा सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए इसके ऊपर जिसका एरिया है ds वेक्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो क्या हो जाएगा, जो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, जो छोटे से एरिया से जो छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा दैट विल बी सर डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कॉस थीटा। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे सरफेस से, तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस, राइट। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, राइट। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म एरिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो आप, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास बच्चों क्लोज सरफेस रहे, क्लोज सरफेस रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपना सेम ही फार्मूला निकलने वाला है, ठीक है। तो जो फ्लक्स होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फार्मूला लगता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग गॉस लॉ की। नाउ विल टॉक अबाउट बच्चा लोग गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ ने क्या बोला, गॉस लॉ ने बताया बच्चों कि जो फ्लक्स निकालने की जो झंझट है, जो फ्लक्स निकालने के लिए जो आप लोग टेंशन कर रहे हो, ई डी एस कॉस थीटा कर रहे हो, उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला बता दिया कि भैया क्या बताया उन्होंने कि देखो जरा ध्यान से कि अपने पास एक चार्ज क्यू है, ये देखो कभी इसके अंदर रखा हुआ है ना, मतलब अनसिमेट्रिक है, ये क्या है बिल्कुल सिमेट्रिक के अंदर रखा हुआ है, ये भी क्या है बच्चों सिमेट्रिक के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज अंदर है 2 चार्ज बाहर है, राइट। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, डिफरेंट केस में नेट फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है ना। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उन्होंने क्या बोला कि भैया आपको ये करना है कि आप जिस भी सरफेस से बात कर रहे हो, जिस भी सरफेस से आप लोग फ्लक्स की बात कर रहे हो, क्या करो कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बस वो देख लो, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो देख लो। आपका ये सरफेस टेढ़ा रहे मेढ़ा रहे कैसा भी रहे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो उन्होंने बस यही बोला कि जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों एसोसिएटेड विद द हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल enclosed charges by this surface and constant 1 by epsilon naught, यानी q इंटू 1 by epsilon naught के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है क्या, नेट फ्लक्स, ठीक है। और आपको देखना है बस कि इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूडेड है। तो भैया यहाँ पे कितना हो जाएगा सर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा q 3q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना होगा, अपने को इनक्लोज चार्ज देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना हो जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो
तो फाई नॉट इज इक्वल टू हो गया बच्चों क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप लोग दोनों फार्मूलों को अगर मिला दीजिए, है ना, तो फाई का फार्मूला आपने देखा था कि फाई नेट होता है ई डॉट डी ए भी होता है, फाई क्या होता है होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस भी देखा था, डी एस मतलब डी ए ही समझो, राइट। तो होल इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और गॉस ने बता दिया ये इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आ जाता है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो गॉस लॉ ने देखो बच्चों क्या बोल दिया कि इस, चाहे आप सरफेस कोई भी ले लीजिए, उसके अंदर है ना, उसके अंदर कितना चार्ज है, बस वो चार्ज देख लो और चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दो, उससे फ्लक्स निकल जाएगा आपका। फ्लक्स जो होगा, ये जो फ्लक्स गुजर रहा है, ये फ्लक्स इसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, राइट। ये जो फ्लक्स है इसके शेप या साइज पे डिपेंड नहीं करता, कितना भी बड़ा रहे चाहे कितना छोटा रहे, चाहे टेढ़ा मेढ़ा रहे, कैसा भी रहे, उस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता, बस आपको देखना है कितना चार्ज अंदर है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, तो देखो अपने पास हो जाएगा Q1 Q2 Q3। Q1 की वजह से E1 डॉट डी इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से होल इंटीग्रल E2 डॉट डी इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे की वजह से बताओ, तीसरे की वजह से जो होगा वो कितना हो जाएगा, E3 डॉट डी इज इक्वल टू, भैया तीसरा चार्ज क्या इनक्लोज है क्या, नहीं, तो इससे कोई भी फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, राइट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगर आप इन तीनों को मिला दो और इसको मिला दो तो बेसिकली फाइनेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसके सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तीनों चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन जो फ्लक्स आएगा दैट फ्लक्स विल कम ड्यू टू दिस टू चार्जेस ओनली, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ से फार्मूला हमने निकाल लिया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्ज ऑफ द सिस्टम, राइट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, राइट। लेकिन जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल कम ड्यू टू ओनली द व्हाटएवर द चार्ज इनक्लोज इन देयर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, ठीक है। तो गॉस लॉ का प्रयोग करके हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए जरा इस कंडीशन में, जरा देखना ध्यान से, अपने पास है ना, ये देखो सिमेट्रिक शेप है, ये भी सिमेट्रिक शेप है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक है। तो इन सभी की वजह से जो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन होगा। यहाँ से आप लोग ये समझ चुके हैं कि जो फ्लक्स होगा शेप या साइज पे निर्भर नहीं करता, बस आपको देखना है कि कितना अंदर चार्ज है, राइट। चलो, तो गॉस लॉ इज अप्लीकेबल टू एनी क्लोज सरफेस बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। जो गॉस लॉ होता है बच्चों, याद रखिएगा, केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमेशा यूजफुल भी नहीं होता, है ना। कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज होते हैं गॉसियन सरफेस के जो कि जरूरी होते हैं गॉस लॉ लगाने के लिए। क्या क्या होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, और एंगल बिटवीन ई एंड डी ए मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप सभी को जब गॉसियन लॉ लगाना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि जो भी गॉसियन सरफेस आप लोग खींच रहे हो उस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 या 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करें बच्चों, तो इसके आप सभी को पता है आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कांस्टेंट होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए अपने पास एक रॉड है, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है बच्चों कुछ टाइप से होगा। अगर आपने गॉसियन सरफेस अगर सर्कुलर खोज स्फेरिकल डाल दिया, तो स्फेरिकल अगर डाल दिया आपने, तो देखो एरिया मतलब इस पे देखो, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर अलग होगा, तो एंगल देखो क्या हो गया, अलग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। और इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है, राइट। तो ये गॉसियन सरफेस नहीं हो पाएगा, ये गॉसियन सरफेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पे अगर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देते हो, तो आपका सभी का काम हो जाएगा। क्लियर है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि वो दिए गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक रहे और हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहे, ठीक है। और एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 या 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाकर के गॉस लॉ लगा सकते हैं। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे निकाला जाना है। तो सबसे पहले आप सभी को ये करना है कि अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस बनाना है।
आपको एक क्लोज हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लेना है। ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाना है कि जो भी आपको क्या करना है, जो जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों परपेंडिकुलर या 0 डिग्री होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए हर एक पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको गॉसियन सरफेस खींचना है। ठीक, चलो, और उसके बाद इसको लगा करके, इस फॉर्मूले को लगा करके होल इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट से ई निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं बच्चों इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से बात कर लिया जाए। चलिए तो बच्चों क्या है, अपने पास इनफाइनेटली चार्ज है, ठीक है, चार्ज दे दिया तो भैया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और ये इनफाइनेटली चार्ज है। तो ये अगर बार है, रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्यू बाई लेंथ, है ना। चार्ज जो फैल रहा है कहाँ फैल रहा है, लेंथ में फैल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी हैव लैम्डा, राइट। अपने पास क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू बाई एल हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कंसीडर अ सुटेबल गॉसियन सरफेस। इसके सुटेबल गॉसियन सरफेस कैसा होगा बच्चों लोग, सिलेंडर होगा, राइट। उसके बाद क्यू इनक्लोज निकालो, जो अभी आपने गॉसियन सरफेस देखा उसमें कितना चार्ज इनक्लोज है वो निकालिए, और उसके बाद इसको सॉल्व करिए और उसको इसके बराबर करके हल कर दो। ठीक है, चलो किया जाए। चलिए तो हमारे पास है बच्चों क्या, एक रॉड है, रॉड के चारों तरफ हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ये देख सकते हैं आप सभी लोग, क्या है अपने पास गॉसियन सरफेस है जिसकी लेंथ है एल है बच्चा लोग, राइट। और आर डिस्टेंस पे आप सभी लोग देख सकते हैं, आर डिस्टेंस पे ये सारी के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, और जो एरिया वेक्टर है वो भी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और यहाँ पे देखा जाए तो एंगल एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल बीच का कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। समझ में आया कि नहीं आया, एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही है, अपने को जो चाहिए था वही मिल गया अपने को, राइट है। चलिए अपने को जो चाहिए भाई वो मिल गया, नहीं मिला गया, मिल गया भाई, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हमने क्या किया भाई, अपन ने समझ लिया गॉसियन सरफेस खींच दिया जो कि एक सिलेंडर इन नेचर है, जो कि क्या है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब आप लोग देखो कि इस सिलेंडर में कितना चार्ज इनक्लोज है, इस सिलेंडर में कितना चार्ज इनक्लोज है वो कैसे पता चलेगा। तो भैया चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, आपने चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, लैम्डा इज बेसिकली व्हाट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई में, यूनिट लंबाई में चार्ज है लैम्डा, तो एल लंबाई में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, यानी कि इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, लैम्डा इंटू एल चार्ज इनक्लोज हुआ है। अब निकाल लीजिए ई डॉट डी को सॉल्व करो, तो ई डॉट डी है, एरिया वेक्टर किससे फ्लक्स पास होगा सर, इससे होगा, इससे तो फ्लक्स पास नहीं होगा क्योंकि वो तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कोई फ्लक्स फील्ड लाइंस जाएंगी नहीं, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पास होगा, राइट। तो देखो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी है। अब एरिया कौन सा है सर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, दैट इज 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्या लिखोगे, ई डॉट डी इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, और कॉस थीटा कॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ई डॉट डी आ गया भाई साहब कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल, ये किसके बराबर है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भैया एल से एल काट दीजिए, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर 2 के लैम्डा अपॉन में आर, और यही फार्मूला याद रखना है, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रहेगा, याद रहेगा। इनफाइनाइटली चार्ज रॉड की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है दैट इज लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट बच्चा लोग, सही है। चलिए नाउ तो इसका अगर वेरिएशन देखा जाए बच्चों तो देख सकते हैं जो ई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा इस तरीके से होने वाला है। ये चार्ज वायर हो गया, इसकी वजह से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। चलो अगला अपने पास है इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है जो कि इन बहुत ही बड़ा सीट है, राइट। सबको हमने चार्ज दे दिया, अगर चार्ज दिया सीट को, एरिया को चार्ज दिया है तो अपने पास क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा सिग्मा, यानी कि इस प्लेट पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब अपने को बना लेना है क्या, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बच्चों हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल इन नेचर का होगा जो कि दोनों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट। अब इधर भी चार्ज है और सिमिलरली उधर भी चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में, राइट है। चलिए तो अपने पास अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है उधर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मतलब जो फ्लक्स होगा क्या इस वाले सरफेस से गुजरेगा, ये जो कर्व सरफेस इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगा क्या, नहीं गुजरेगा, इधर की ओर कोई भी फ्लक्स नहीं रहने वाला। जो भी फ्लक्स आएगा चलो किधर होगा सर, जो भी फ्लक्स गुजरेगा इस वाले सरफेस से गुजरेगा और इस वाले सरफेस से गुजरेगा। अब दोनों के दोनों फ्लक्स देखो बाहर की ओर जा रहे हैं,
इधर वाला फ्लक्स बाहर की ओर, इधर वाला फ्लक्स भी बाहर की ओर निकल रहा है, राइट है। तो मतलब दोनों के दोनों फ्लक्स जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों बाहर की ओर निकल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए तो अपन लोग क्या करेंगे, हमने गॉसियन सिलेंडर बना दिया। अब अपन लोग क्यू इनक्लोज निकाल लो। तो भैया अपने पास कौन सा एरिया है? अपने पास एरिया है ये, इस वाले एरिया पे कितना चार्ज है? तो भैया सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने ले लिया ए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा वैसे, तो क्यूब इंटू ए हो गया, है ना। तो इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक। क्योंकि भाई सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो क्यूब इंटू सिग्मा इंटू ए कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। क्या इसमें कितना चार्ज है? निकल गया। चलिए अब अपने को ई डॉट डी ए सॉल्व करना है। तो देखो यार अपने पास ध्यान से देखेंगे सॉरी, अब अपने पास देखिए जरा, हमारे पास दो सरफेस है, मैंने बताया आप सभी को, एक सरफेस इधर होगा और दूसरा सरफेस ये है। एक सरफेस ये सर्कुलर सरफेस है और दूसरा सरफेस बच्चों ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस। तो मैंने आप सभी को बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर की ओर। तो यहाँ पे डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीए नीचे की ओर, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ की बात करो, एरिया वेक्टर इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, यानी यहाँ पे एंगल बन रहा है 0 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अपने पास दो फ्लक्स, दो सरफेसेस हैं। फाई वन की बात कर लीजिए, इससे बात कीजिए तो हो जाएगा ई डी ए वन इंटू कॉस 90, ई डी ए वन इंटू कॉस 90। और इसकी बात कीजिए फाई टू की बात कीजिए दूसरे से, तो ई इंटू डी ए टू इंटू कॉस 0, है ना, ई इंटू डी ए टू इंटू कॉस 0 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब ये जो dA2 है ये बेसिकली क्या है भाई? ये अपना पूरा, अगर इसका इंटीग्रेशन करो, होल इंटीग्रल ई इंटू dA2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो ई को बाहर कर दीजिए, ई dA2, भाई dA2 को पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया कितना है? ए है, ठीक, ए हो गया। तो ये कितना हो गया? ई हो गया। सिमिलरली इधर की ओर भी बच्चा लोग, नीचे वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और इधर वाला ई हो जाएगा। तो इधर नीचे वाला तो हो गया 0 और इधर का ई है, उधर का ई है, मिलके कितना हो जाएगा? 2e है, राइट, क्लियर है। और फाई 3 जो है अपना, ये जो फाई 3 उधर वाला है वो ये है, तो ये मिलके कितना हो गया? 2e हो गया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये अपना आ गया भाई 2e आ गया। कितना आ गया? जो ई डॉट डी ए को सॉल्व किया कितना आ गया? 2e आ गया। अब इसको बराबर कर दीजिए किसके बराबर? क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज हुआ सर? चार्ज अपने पास इनक्लोज हो रहा है सर सिग्मा इंटू ए। कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए चार्ज इनक्लोज हो रहा है, राइट, और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो भाई ये ए से कट जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चा लोग? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, 2-3 बार इसको सॉल्व करके जाना, ठीक है। चलो और अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, स्फीयर की वजह से बात करते हैं। देखो बच्चों अपने पास स्फीयर दो टाइप का हो सकता है, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर, राइट। एक हॉलो स्फीयर हो गया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया, राइट। और हॉलो स्फीयर की बात कीजिए, है ना, ध्यान रखना, एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर को अगर आप लोग चार्ज देंगे तो उसके सरफेस फैलेगा क्योंकि अंदर कोई माल नहीं है, ठीक। अगर अपने पास हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, उसको भी चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे भी फैलेगा। अगर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसको भी चार्ज देंगे तो उसके सरफेस पे ही फैलेगा, उसके सरफेस पे ही फैलेगा, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो रहेगा उसको अगर चार्ज देंगे तो उसके वॉल्यूम में भी फैलता है, ठीक। तो याद रखना, अगर आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड रहे, कंडक्टिंग रहे, मेटल का बना है, या फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रहे, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रहे, तो तीनों कंडीशन में जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे आता है। तीनों कंडीशन में जो चार्ज उसको देते हैं तो उसके सरफेस पे रहेगा, उसके वॉल्यूम में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना। और इसका जो अंदर जो मेटल है उस मेटल पे भी चार्ज नहीं होता, मेटल के सरफेस पे चार्ज आ जाता है। तो ये तीनों जो है बच्चों, ये तीनों एक जैसा बिहेव करेंगे, ये तीनों एक जैसा बिहेव करेंगे। और जो चौथा कैटेगरी है, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो इसको अगर आप चार्ज देते हैं, चार्ज जो है इसके अंदर भी फैल जाएगा, राइट। तो इसमें अंदर ये होने वाला है कि इन तीनों के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, राइट। होल इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू इनक्लोज ही अंदर 0 है तो ई भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता, लेकिन इसमें जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टिंग स्फीयर की। स्फीयर कंडक्टिंग है या फिर
नॉन कंडक्टिंग सेल ले लीजिए, बात दोनों के लिए बराबर है। ये इन तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, सबके लिए सेम कहानी चलेगी। तो इस पर अगर चार्ज देते हैं तो भैया चार्ज जो है सरफेस पे फैलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज है क्यू है, राइट। तो हमने गॉसियन सरफेस बना लेना है भाई। गॉसियन सरफेस के बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वहाँ से ई निकाल लेंगे, राइट। तो देखो अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं अंदर की ओर। कहाँ बात करते हैं, कहाँ बात करना है भाई, अंदर की ओर करना है। तो अंदर की ओर हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे, है ना। अंदर की ओर एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने एक अंदर की ओर एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना दिया। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अपने पास बच्चों अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्यूब इनक्लोज अंदर की ओर 0 है। तो ई डॉट डी कितना हो जाएगा, ई इंटू इसका एरिया 4πr² इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0, यानी अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक। बाहर की बात कीजिए, बाहर अगर हमें निकालना है, तो अगर हमने बाहर निकालना है तो हमने बाहर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, है ना, जिसके सेंटर से डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे अगर अपने को देखना है तो यहाँ पे देखो जरा, क्यूब इनक्लोज कितना हो जाएगा सर, इस पे आपने चार्ज दिया है क्यू, तो चार्ज हो जाएगा क्यू, ठीक है। चार्ज सिग्मा इंटू 4πr², बेसिकली चार्ज क्यू के बराबर ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो भी चार्ज दिया आपने क्यू के बराबर होगा। और ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए मतलब ई डॉट, ये पूरा सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 4πr², कितना हो जाएगा, ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्यू। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई सॉरी एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना, क्यू इंक्लूड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो कितना हो जाएगा 1/4πr² क्यू बाई r², 1/4πr² क्यू बाई r²। यानी बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट जो स्फीयर होता है वो बिहेव करता है पॉइंट चार्ज के तरीके से। जिस तरीके से पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πr² क्यू बाई r², सेम आपका स्फीयर वाला फॉलो करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वेरिएशन होगा, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता बच्चे लोग, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ प्रोपोर्शनल टू 1/r² से वेरी करता है, क्लियर है। अंदर 0, सरफेस पे हो जाएगा, r की जगह पे कैपिटल R रख देना और बाहर r ही चलेगा, क्लियर है। चले नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अपने पास नॉन कंडक्टिंग की, तो नॉन कंडक्टिंग में थोड़ा सा बात ये होगा कि अगर अंदर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी के लिए निकल करके आ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो क्या करेंगे, हमें अंदर निकालना है, तो अंदर हमने देखो एक गॉसियन सरफेस बना दिया है, इस गॉसियन सरफेस को बना दिया। अब इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है वही अपने काम का है, निकाल लो यार, ठीक है। तो देखो यार अपने पास इसका ये जो रेडियस है r, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3πr³, यानी कि जो चार्ज इनक्लोज होगा, इसमें जो चार्ज इनक्लोज होगा बच्चा लोग कितना हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3πr³, 4/3πr³, ठीक है। ये हो जाएगा अपना जो भी चार्ज है उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू 4/3πr³ हो जाएगा। और ई डॉट डी को सॉल्व करेंगे तो ई इंटू 4πr² आ जाएगा, ई इंटू 4πr² हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए इसके बराबर करके, रो इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करो, 4π से 4π कैंसिल कर दो, r² से r कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाहर की अगर बात करना हमें, तो बाहर की ओर बच्चों, बाहर की ओर तो खेल सेम टू सेम रहेगा, बाहर की ओर खेल तो सेम रहेगा। चार्ज अपने पास क्यू है तो सिमिलरली अपना सेम ही आंसर आ जाएगा, चार्ज अपने पास क्यू ही आ जाएगा, है ना। बाहर के सरफेस के लिए देखो तो पूरा चार्ज कितना है, क्यू है, पूरा चार्ज कितना है, क्यू है। तो हो जाएगा क्यू ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या आ जाएगा 1/4π क्यू बाई r², राइट। तो वही सेम टू सेम जो आता है अपना बाहर की ओर, मतलब कंडक्टिंग रहे चाहे नॉन कंडक्टिंग रहे, बाहर अलग रहता है, मतलब बाहर सेम ही रहता है, और अंदर जो होता है नॉन कंडक्टिंग में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है। बाहर की अंदर की ओर जो होता है बच्चों रो r इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता है, बढ़ा उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा कंप्लीट सेशन का डिस्कशन, जिसमें कि हमने कंप्लीट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा स्पीड फास्ट था लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको सेशन को अगर आपने देख लिया तो जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने सारे कवर कर दिए हैं। लास्ट के डेरिवेशन गॉस लॉ वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस कर लेना 2 से 3 बार, और अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और इसके बाद आप सभी लोग तैयार रहना प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के लिए। और आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए आप सभी लोग, ठीक है। आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बस थोड़ा सा यही करना है, कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करने का मन होगा तो कर देना। बाकी थैंक यू वेरी मच जिन्होंने सेशन को लास्ट तक देखा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।